नमस्कार आप सभी को। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राकल्पना क्या है। तो प्राकल्पना एक कथन है जो कि चरों या अवधारणाओं के मध्य संबंधों को बताता है। तो आज हम देखेंगे कि प्राकल्पना के निर्माण के मापदंड क्या है। प्राकल्पना कभी भी प्रश्न रूप में नहीं बनाई जाती। केनेथ बैली, बेकर तथा सार्कदा क्रॉस का मानना है कि प्राकल्पना निर्माण में कई मापदंडों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला मापदंड है प्राकल्पना अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए, चाहे वह सही हो या गलत। द्वितीय, वह सुस्पष्ट और सूक्ष्म होनी चाहिए। प्राकल्पना बहुत अधिक लंबी या बहुत बड़ी नहीं बनानी चाहिए। तीसरा, प्राकल्पना के कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। चौथा, जिन चरों के मध्य संबंध स्थापित किया जाना है उनका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। पांचवा, इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए तथा प्राकल्पना कभी भी विरोधाभासी ना हो, कभी भी द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए। प्राकल्पना या तो विवरणात्मक या संबंधात्मक स्वरूप में होनी चाहिए। विवरणात्मक स्वरूप घटनाओं का वर्णन होता है और संबंधात्मक स्वरूप चरों के बीच संबंध को स्थापित करती है। प्राकल्पना निर्देशित, गैर निर्देशित या निराकरणीय स्वरूप में हो सकती है। तो अब हम प्राकल्पनाओं की प्रकृति देखेंगे। एक वैज्ञानिक तर्कसंगत प्राकल्पना में निम्न मापदंड होने चाहिए। यह सार्थक समाजशास्त्रीय तथ्यों को सटीक रूप से प्रदर्शित करती हो। यह विज्ञान के अन्य अध्ययन क्षेत्रों के स्वीकृत सार्थक विवरणों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। इसे अन्य अनुसंधानकर्ताओं के अनुभवों पर भी विचार करना चाहिए। प्राकल्पनाएं सही या गलत नहीं कही जाती, वे तो अनुसंधान के शीर्षक के अनुरूप या विपरीत होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक गांव में गरीबी के कारणों को इन अर्थों में खोजा जा सकता है कि कृषि का कम विकास गरीबी का कारण है, मूल संरचना की कमी गरीबी का कारण है, संसाधनों की कमी ग्रामीण विकास में बाधा डालती है आदि। ये सभी प्राकल्पनाओं के निर्माण के स्रोत हो सकते हैं। तो एक अच्छी प्राकल्पना में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से और दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट और भ्रमरहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। दूसरा, प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड, विशिष्टता। प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन में शोध को व्यवस्थित करने में एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध होनी चाहिए। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध ना हो। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्राकल्पनाएं प्रचलित प्रविधियों की पहुंच में हो, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं प्राकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक प्रविधियों को जन्म दिया है। नेक्स्ट है सिद्धांत समूह से संबंधित। गुड एवं हार्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के विद्यार्थी ऐसी प्राकल्पना का निर्माण नहीं कर सकते जो किसी सिद्धांत से संबद्ध न हो।
सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर और आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने एवं उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। तो प्राकल्पना और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और प्राकल्पना निर्माण में सिद्धांतों के संदर्भ में ही करना चाहिए, अर्थात प्राकल्पना निर्माण के समय सिद्धांतों का भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं देना चाहिए। ना तो प्राकल्पना अधिक जटिल हो और ना ही ऐसी हो कि उसका परीक्षण ना किया जा सके। अर्थात प्राकल्पना निर्माण में ऐसे शब्दों या अवधारणाओं का प्रयोग करना चाहिए जो स्पष्ट हों, जिनका परीक्षण हो सके, ना कि ऐसी हों कि जो परीक्षण करने में हमें कठिनाई आए। इसी संदर्भ में श्रीमती यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वे लिखती हैं, सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया। सरलता का यह अर्थ नहीं कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हों। प्राकल्पनाओं के प्रकार। गुड एवं हार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। इसके अलावा भी प्राकल्पनाएं हैं सकारात्मक कथनों से संबंधित, नकारात्मक कथनों से संबंधित, कामचलाऊ प्राकल्पना। प्राकल्पना के स्रोत। जब एक अध्ययनकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है तो वो किन स्रोतों से उसका प्रतिपादन करता है। तो लुंडबर्ग ने कहा है कि एक प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्री साहित्य, मानव जाति शास्त्र और सिद्धांतों से हम कर सकते हैं। गुड एवं हार्ट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। गुड एवं हार्ट के अनुसार सामान्य संस्कृति प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। उसके सदस्यों का रहन सहन, खान पान, वस्त्र, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संस्थाएं, आचरण एवं नियम सभी में एक रूपता पाई जाती है। तो वो कहती हैं कि प्राकल्पना के निर्माण में सामान्य संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। द्वितीय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी वैज्ञानिक विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मूल्यों ने इसे प्रेरित किया। तो हम जब एक प्राकल्पना का निर्माण करते हैं तो हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी कर सकते हैं। इसी तरह लोक विश्वास है, सामाजिक परिवर्तन है, व्यक्तिगत अनुभव है, अनुसंधान एवं साहित्य हैं, इनके द्वारा भी हम प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।